हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल एडुवर्क में। हम सभी प्रकृतिवाद पढ़ रहे थे और उसकी ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा तथा मूल्य मीमांसा के बारे में हमने पढ़ा। अब हम आज उसकी शिक्षा के बारे में कुछ जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो प्रकृतिवादी थे उन्होंने पुस्तकी ज्ञान को महत्व नहीं दिया। अ, उनके हिसाब से प्रकृति में रह करके ही बच्चा अच्छी तरीके से सीख सकता है। जो प्राकृतिक बल यानी जो नेचुरल फोर्सेस काम करती हैं, जो नेचुरल कंडीशंस मिलती हैं, जो नेचुरल इन्वायरमेंट मिलते हैं, उससे बच्चा ज़्यादा अच्छी तरीके से सीख पाता है, ना कि पुस्तकों से। तो अपना जीवन ढंग से जीने के लिए इनके हिसाब से, प्रकृतिवादियों के हिसाब से, प्रकृति के अंदर यानी कि ऐसे ही छोड़ देना चाहिए ताकि वो अच्छे से सब कुछ सीख सके। पुस्तक पुस्तक नहीं पढ़नी चाहिए। उसके बाद रूसो ने शिक्षा को बाल केंद्रित माना। रूसो ने शिक्षा को बाल केंद्रित इसलिए माना क्योंकि बालक का ही विकास करना था। बालक को ही इन्होंने सेंटर मान करके टीचिंग मेथड, करिकुलम और शिक्षक के पढ़ाने की टेक्निक, शैली जो भी है, सब बालक को केंद्रित में रख करके ही इन्होंने निर्माण करने के लिए बात की। उसके बाद रूसो ने शिक्षा की प्रक्रिया में 3 प्रकार के शिक्षण को महत्व दिया। निसर्ग शिक्षण। निसर्ग शिक्षण का मतलब ये होता है कि जो भी किसी मनुष्य के अंदर यानी किसी बालक के अंदर जन्मजात जो प्रवृत्तियाँ होती हैं, कार्यकुशलता होती है, तर्क करने की क्षमता होती है, कोई ऐसी बुद्धि या कोई ऐसा टैलेंट जो उसके अंदर जन्मजात होता है, उसे निखारने के लिए जो शिक्षण दिया जाता है, उसे रूसो ने निसर्ग शिक्षण कहा या नैसर्गिक शिक्षण कहा। उसके बाद शिक्षण यानी कि जो भी जनरल नॉलेज यानी कि कॉमन मैथ, कॉमन साइंस, कॉमन ज्योग्राफी, थोड़ा इतिहास भी जान लें, थोड़ा हिंदी इंग्लिश भी जान लें, ये सब जो जनरल है कि लाइफ में एक तरीके से बैलेंस बना सके, तो उसे सिर्फ शिक्षण कहा। और उसके बाद व्यवहार शिक्षण कहा। व्यवहार शिक्षण का मतलब है कि अपने आसपास के लोगों से, अपने वातावरण से किस प्रकार से बच्चा जो है वो सामंजस्य बिठा के चल पाए, उसके लिए व्यवहार शिक्षण देने की बात की। इसके बाद प्रकृतिवादियों ने शिक्षा के जो भी घटक होते हैं उन्हें तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा के अंतर्गत बांट दिया। तत्व मीमांसा में उन्होंने शिक्षण शास्त्र का विकास यानी एजुकेशन टेक्निक्स क्या हो जिससे अच्छी तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा सके, शिक्षण विधियाँ क्या हो, उद्देश्य क्या हो, पाठ्यक्रम क्या हो, शिक्षण प्रक्रिया क्या हो और शिक्षक की भूमिका बच्चों को पढ़ाने में क्या हो, ये सारी चीज़ें तत्व मीमांसा के अंतर्गत रखी। ज्ञान मीमांसा में सारी चीज़ों के सोल यानी कि आगमन विधि को महत्व दिया जिससे ज्ञान ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आए प्रकृतिवादियों के हिसाब से। और भौतिक विषय को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी क्योंकि भौतिक विषय ही एक ऐसा विषय है जो जो एग्जैक्ट चीज़ें हैं वो देखता है और उसे ही प्रूव करता है, जो है वही सत्य है। भौतिक विषय की ये मूल कॉन्सेप्ट होता है कि जो हमें दिखाई दे रहा है वही सत्य है और उसे ही सत्य मान करके प्रूव करके आगे बढ़ते हैं। तो भौतिक विषय को ज़्यादा महत्व दिया। और मूल मीमांसा में इन्होंने वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करने के लिए महत्व दिया। हालांकि मूल मीमांसा में प्रकृतिवादी बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं कि ज़्यादा वैल्यूज़ होना कोई ज़रूरी बात नहीं है, बट हाँ साइंटिफिक एप्टीट्यूड हो कि अगल बगल की चीज़ें समझ में आए कि क्या है कैसे हैं। इंसान या बच्चा जो भी अपने आप से सवाल कर सके, दूसरों से सवाल कर सके कि ये भी जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे का रीज़न क्या है। और तर्क मीमांसा में भी इन्होंने आगमन विधि को ही महत्व दिया। आगमन विधि का मतलब होता है कि विश्लेषण करके सीखना। कोई भी चीज़ हमें पता है तो उसे छोटे छोटे पार्ट्स में बदल करके यानी कि उसे अच्छी तरीके से विश्लेषित करके उसे माइन्यूट तरीके से देखना, उसे तर्क मीमांसा में इन्होंने इंक्लूड किया। इसके बाद प्रकृतिवादियों ने उद्देश्य क्या दिए शिक्षा के। सबसे पहले व्यक्तिक विकास को महत्व दिया यानी कि अपना इंडिविजुअल जो भी बच्चा है उसका एक अच्छा व्यक्तिक विकास हो सके, उसे सब कुछ थोड़ा थोड़ा आए ताकि वो प्रकृति में बैलेंस बना करके चल सके और अपने मूल उद्देश्य को प्राप्त कर सके। और हर्बर्ट स्पेंसर जो कि एक प्रसिद्ध प्रकृतिवादी थे, उन्होंने 5 उद्देश्य बताए हैं शिक्षा के। पहला कि जीवन जीने की कला बच्चों को सिखाई जाए। दूसरा अपने आप को सिक्योर करना यानी आत्म संरक्षण करना, बाहरी वातावरण से, बाहरी लोगों से, बाहरी आघातों से किस तरीके से खुद को बचाया जा सके वो सिखाना। अपनी रोज़ की ज़रूरतें पूरी करना, आवश्यकता पूर्ति की क्षमता का विकास करना, ये भी बताया उन्होंने कि ये भी बहुत ज़रूरी है शिक्षा का उद्देश्य। इसे ध्यान में रख कर के ही बनाया जाना चाहिए।
और सामाजिक और राजनीतिक संबंधों का विकास करना, यानी कि बच्चा अपने आप को सोसाइटी में किस तरीके से अकोमोडेट करा पाएगा और किस तरीके से पॉलिटिक्स में और पॉलिटी में हेल्प कर पाएगा अपने राज्य के या देश के और अपने विश्व के। इन सब के बारे में भी बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जानी चाहिए। और बालकों के शारीरिक तथा मानसिक विकास करना, यानी कि उसका फिजिकल और मेंटल हेल्थ तो ज़रूरी है ही। तो प्रकृतिवादियों ने इन सभी को शिक्षा का उद्देश्य बताया कि बच्चे को ये सब कुछ आना बहुत ज़रूरी है और ये सारी चीज़ें सिर्फ नेचुरल कंडीशंस में रह के ही आ सकती हैं, बाहर रह कर के किसी किताब को पढ़ कर के नहीं, अकॉर्डिंग टू प्रकृतिवादी। और उसके बाद प्रकृतिवादियों ने एजुकेशन का पाठ्यक्रम क्या बताया। तो रूसो के अनुसार जो एजुकेशन का पाठ्यक्रम था, शैशवावस्था के लिए जो पाठ्यक्रम था, उन्होंने बताया कि बालक को शारीरिक स्वास्थ्य और ज्ञानेंद्रियों के विकास को ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि पहले तो शैशवावस्था में जो बच्चा है उसे बताना चाहिए कि अपने हेल्थ को उसके हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। शैशवावस्था का बच्चा अपने हेल्थ का क्या ध्यान रखेगा, उसे दिखाना चाहिए। ज्ञानेंद्रिय यानी कि आँखें कैसे काम करती हैं, आँखें कहाँ हैं, कान कहाँ है, नाक कहाँ है, ये सारी चीज़ें उसे पता होनी चाहिए। तो शैशवावस्था के पाठ्यक्रम में उन्होंने यही बताया। और फ्रॉबिल ने खेल विधि को महत्व दिया शैशवावस्था के लिए, कि बच्चे जो हैं कि शैशवावस्था में खेल करके ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। उसके बाद बाल्यावस्था में रूसो ने बताया कि बच्चों को जो है कि मानसिक विकास पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। खेलने कूदने से बच्चों का मानसिक विकास ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है, इसलिए उन्हें खेलने कूदने की और उठने बैठने की स्वतंत्रता होनी चाहिए ताकि उन्हें विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त हो सके। और उसी हिसाब से कहानियों को भी जो है पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, जिससे बच्चे जो हैं वो कहानियों से ज़्यादा अच्छी तरीके से सीख पाएँ कि किस तरीके से उन्हें आगे बढ़ना है। आदर्श कहानियाँ हों या जो भी कहानियाँ हों, पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए बाल्यावस्था के बच्चों के लिए। 12 वर्ष तक की आयु को बाल्यावस्था के बच्चा माना रूसो ने। उसके बाद किशोरावस्था के बच्चों में जो भी अभी भी हमें पढ़ाया जाता है, जो किशोरावस्था में प्राकृतिक विज्ञान, भाषा, गणित, संगीत, चित्रकला, सामाजिक जीवन, हस्तकला, ये सारी चीज़ें एक किशोर बच्चे को पढ़ाने की बात कही प्रकृतिवादियों ने। उसके बाद आता है युवावस्था। तो युवावस्था में नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा देने की बात कही रूसो ने कि अब सारी कुछ तो धीरे धीरे समझ में आ ही गया था, तो रूसो ने सोचा कि क्यों नहीं थोड़ा मोरल और स्पिरिचुअल ज्ञान भी अब बच्चों को दे दिया जाए, ताकि उनका व्यवहार अच्छा बन पाए और अच्छा एक नागरिक जो है वो डेवलप हो सके। तो इसमें शारीरिक शिक्षा, संगीत कला, भौतिक विज्ञान, इन सब विषयों को ज़्यादा महत्व दिया गया धार्मिक शिक्षा के अलावा। तो ये था करिकुलम। इसके अलावा करिकुलम में प्रकृतिवादियों ने बात की कि बाल केंद्रित होनी चाहिए। शारीरिक एवं मानसिक विकास को महत्व तो दिया ही गया, क्योंकि प्रकृतिवादियों के हिसाब से शरीर और मन अगर उच्च कोटि के नहीं होंगे तो कोई भी ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। भौतिक विज्ञान विषय को महत्व दिया गया, अभी बताया मैंने। उसके बाद फिर गणित, भूगोल और जीव विज्ञान को, यानी कि साइंस को ज़्यादा महत्व दिया गया। और भूगोल को इसलिए क्योंकि भूगोल में भी लॉजिक का यूज़ होता है, ऐसे ही कुछ नहीं है। तो ज़्यादातर इन्होंने लॉजिकल और साइंस के सब्जेक्ट्स को ज़्यादा महत्व दिया, जो भी हमें दिखाई दे रहा है। अध्यात्म पे बहुत ज़्यादा उन्होंने जोर नहीं दिया। इसके बाद टीचिंग मेथड पे बात कही। तो रूसो ने टीचिंग मेथड में बोला कि सबसे पहले तो कहानी विधि को बहुत ज़्यादा महत्व दिया। उसके बाद प्रकृतिवादियों ने शिक्षण शास्त्र, यानी कि किस टेक्निक से पढ़ाया जाए ये पता होना ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो उन्होंने इस टेक्निक पे ही काम करने पे बल दिया कि बच्चों को किस तरीके से समझ में आएगा, उस साइकोलॉजी पे काम किया जाए। उन उन चीज़ों को टीचिंग मेथड्स के अंदर ही रखा जाएगा। तो आगमन विधि को प्रमुख कहा, यानी कि कोई भी चीज़ हमें दिख रही है तो उसका विश्लेषण करना ज़रूरी है। और दूसरा प्रयोगशाला विधि, क्योंकि साइंस को इन्होंने ज़्यादा महत्व दिया, तो जाहिर सी बात है कि प्रयोगशाला में ही ये अपना कार्य और रिसर्च करेंगे, तभी उन्हें सच्चाई का पता चलेगा। तो प्रयोगशाला विधि को महत्व दिया। खेल विधि, अभी मैंने बात की कि शैशवावस्था में खेल विधि को महत्व दिया। कहानी विधि और इसके अलावा विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि आगमन विधि का ही एक रूप है। कोई भी चीज़ जो हमें दिख रही है वो क्या है, कैसे है, क्यों है, कहाँ है, इन सभी चीज़ों का विश्लेषण करना,
यानी उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना वो विश्लेषण विधि के अंतर्गत आता है। इसके बाद प्रकृतिवादियों ने बात की कि टीचर कैसा होना चाहिए। तो टीचर को तो ज़्यादा महत्व दिया नहीं, क्योंकि प्रकृति के अंदर ही बच्चा सीखता है। फिर भी थोड़ा कंडीशनिंग बच्चे की करने के लिए शिक्षक को अनिवार्य माना, और शिक्षक का सिर्फ इतना ही महत्व दिया कि वो निर्देशक हो, यानी कि बच्चे को खुद से गाइड करे कि खुद से वो अच्छे से सीख सके। निरीक्षक हो, यानी कि देखता रहे कि बच्चा सही कर रहा है या गलत कर रहा है, कहीं किसी गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा है सीखते सीखते। और मित्र की तरह होना चाहिए, यानी कि बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्पफुल होना चाहिए। और उत्तम वातावरण प्रदान करने वाला होना चाहिए, यानी बच्चे को किस अच्छे वातावरण में सीखना है, वो वातावरण टीचर ही उसे प्रदान करेगा। तो टीचर को प्रकृतिवादियों ने इतना ही महत्व दिया। इसके अलावा स्टूडेंट्स कैसे होने चाहिए, तो प्रकृतिवादियों ने बोला कि शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो तो पूरी बाल केंद्रित है। तो बच्चों को जो है वो तार्किक होना चाहिए, जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना चाहिए कि कोई चीज़ देख रहे हैं तो क्या है, इसके बारे में उनका दिमाग जो है वो जागृत होना चाहिए, कि वो जानने के लिए इच्छुक हों। और विभिन्न विधियों का प्रयोग, यानी कि खेल कूद कहानी विधि, इन सबको समझने वाले होने चाहिए। अ, तो बेसिकली स्टूडेंट जो है उनसे ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखते प्रकृतिवादी, क्योंकि उन्हें तो सीखना ही है और टीचर्स को उन्हें सिखाना ही है, तो बस उनका जिज्ञासु होना ज़रूरी है। इसके अलावा वुमेन एजुकेशन के बारे में प्रकृतिवादियों ने बात कही है। उसमें भी रूसो ने एक जो बुक लिखी थी एमिल, तो एमिल में उन्होंने सोफ़ी नाम की एक लड़की को उसकी वाइफ बताया, और उसके शिक्षा के माध्यम से ही नारी शिक्षा को दर्शाया कि ऐसी शिक्षा ही नारियों को दी जानी चाहिए। तो रूसो के हिसाब से लड़कियों को ज़्यादा ज्ञान नहीं देना चाहिए, और लड़कियों को घर के कार्य में दक्ष होना चाहिए। लड़कियां सिर्फ पुरुषों की जो है वो हेल्पफुल, यानी कि उन्हें हेल्प करे उनके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। उनका अपना कुछ नहीं होना चाहिए, अपना कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तो लड़कियों को कला सिखाई जानी चाहिए, सहनशीलता सिखाई जानी चाहिए, ताकि पुरुषों को कोई दिक्कत न आए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, वो उन्हें सहन कर सके, उन्हें सारी चीज़ें प्रदान कर सकें, और आज्ञा पालन करने वाली होनी चाहिए। तो रूसो ने ये बातें कही सोफ़ी के लिए। तो बेसिकली प्रकृतिवादियों ने नारी शिक्षा के लिए ये सब कहा, यानी कि नारी शिक्षा को लेकर के ये बिल्कुल ही रूढ़िवादी थे। इनका कोई पॉजिटिव अप्रोच नहीं था नारियों की शिक्षा के लिए, और नारियों की शिक्षा ये चाहते ही नहीं थे कि नारियों का दिमाग जागृत हो। तो यही क्रिटिसिज्म भी है प्रकृतिवादियों की, कि नारी शिक्षा को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया, और भावात्मक पक्ष को महत्व नहीं दिया। साइंस और मैथ ही है, कोई भाव नहीं, कि कोई इमोशनल इंटेलिजेंस की बात नहीं, कोई विज्ञान कोई कला की बात नहीं, कोई अध्यात्म की बात नहीं। अध्यापक को ज़्यादा स्थान नहीं दिया, एक फैसिलिटेटर के रूप में ही रखा है। और अनुशासन के लिए भी टीचर को जो है कि मना किया है कि वो दंड नहीं दे सकता बच्चों को, प्राकृतिक परिणामों द्वारा ही दंड जो है कि मिलेगा। अब यानी कि कर्मों का जो है वो फल अपने आप प्रकृति ही देगी, उस हिसाब से बच्चों को छोड़ देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल इरेशनल हैं, नॉन लॉजिकल थी। तो इन सब चीज़ों को लेकर के प्रकृतिवादी और रूसो की काफ़ी ज़्यादा आलोचना हुई, उन्हें काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया गया। तो प्रकृतिवाद की शिक्षा आज यहीं ख़त्म होती है। इसके बाद हम अगले वीडियो में